लगता है आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं। अब आ ही गए हैं तो बैठ जाइए, 2 मिनट हमें सुन लीजिए। वादा है कि आपको पछतावा नहीं होगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बिना लगभग पूरे के पूरे इंडिया की सुबह सुबह नहीं होती। और तो और भाई साहब, सुबह सुबह हल्का भी नहीं हुआ जाता इसके बिना। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर कई वॉर हो चुकी है। एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे एक देश से चुराया गया था तभी पूरी दुनिया में पहुंची। ये वही चीज है जो इंडिया और चाइना की दुश्मनी की जड़ पे है, और ये वही चीज है जो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। आज हम चाय की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। हम बताएंगे आपको कि चाय कहाँ से शुरुआत हुई और आते आते इसका कलर, दूध, ये सब क्यों मिल गया। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें चोरी है, इसमें डकैती है, इसमें मर्डर है, इसमें वॉर है और इसमें चाय भी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर इस वादे पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो आपको पूरा अधिकार है अनसब्सक्राइब भी करने का और 4 गालियाँ भी देके जाने का। आज़ाद देश है, आज़ादी का उपयोग कीजिए। भाई साहब, ऐसा है कि पूरी दुनिया में इंडिया वाले बदनाम है कि भाई चाय तो ठीक थी, चाय तो स्वाद भी ठीक था उसका, वो सब था, उसको अनहेल्दी बना दिया हमने दूध डाल के। तो मैं जब ये कहानी ख़त्म होगी ना तब आपको पता चलेगा कि दूध डालने के इल्ज़ाम जो इंडिया लोगों पे आया है ना, दोस्त हम इसके जिम्मेदार नहीं है, कोई और ही है। भाई साहब, ना तो हमने इस चाय में दूध डाला है इंडिया वालों ने, ना हमने इसका नाम रखा है चाय। ठीक है ना, चाय बोले तो शहर वालों के लिए और चाह बोले तो हम जैसे गाँव वालों के लिए, या फिर हम जैसे कहें कि जो गांव से आए और फिर छोटे शहर में रहे, फिर बड़े शहर में रहे और अब मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और बचपन की आदत है चाह बोलने की तो वो चाह ही बोलते हैं। तो ये शब्द भी कहाँ से आया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम चाय की असली हिस्ट्री में भी चलेंगे, पर उससे पहले एक मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, एक नहीं, 2 मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। हर चीज की उत्पत्ति के बारे में कि हर चीज कहाँ से शुरू हुई। इंडिया और चाइना जो है सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं, उस कारण से यहाँ पे मिथ मेकिंग बहुत है। हर चीज की शुरुआत की एक्चुअली एक असली शुरुआत है और दूसरी एक मिथिकल शुरुआत, ठीक है ना। तो चाय के बारे में 2 मिथ, 2 लेजेंड, 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कहानियों में जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है शिंगोंग। तो जो पहली कहानी है वो एक किसान शिंगोंग की है और जो दूसरी कहानी है वो है किंग शिंगोंग की। पहले बात करते हैं किसान की। तो एक किसान था शिंगोंग नाम का, और उसका साइड बिजनेस था, मेडिसिन प्रैक्टिस करता था वो, राइट, लोगों को इलाज बताता था। तो शिंगोंग ऐसा था कि जब कभी उसे खेती से टाइम मिलता तो जंगल में चला जाता और दुनिया भर की सारी जो हर्ब है उनको टेस्ट करता। टेस्ट करने का तो उसके पास और कोई तरीका नहीं था खाने के अलावा, या फिर किसी और चीज़ पे, किसी जानवर पे या किसी और इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने के अलावा। तो एक दिन शिंगोंग साहब जंगल गए और गलती से उन्होंने जहर खा लिया। अब टेस्ट कर रहे होंगे तो जहर भी टेस्ट कर लिया, और जब जहर टेस्ट कर लिया तो शिंगोंग को लगा, समझ में आ गया कि भाई जहर है ये, क्योंकि उसकी हालत जो है पतली होने लगी। शिंगोंग को लग रहा था कि वो मरने ही वाला है, तभी एक कहते हैं कि उड़ते हुए एक पत्ती आई और उसकी होठ से अंदर चले गई उसके पेट में। तो एकदम से शिंगोंग साहब ठीक हो गए। और ये जो पत्ती थी, ये चाय की पत्ती थी, टी लीव्स थी, और यहीं से फेमस हो गया भाई साहब कि चाय जो है, चाय पियो तो जहर चला जाता है। भाई ये लेजेंड है, कहानी है, इस पर भरोसा मत करना। जहर अगे लगे, जहर वहर पी लो तो डॉक्टर के पास जाने का है, चाय नहीं पीने का है। हाँ, अगर मेरे जैसे लोग हैं टुच्चे, उनको लगे कि जहर पी लिए हैं, अब मरने ही वाले हैं, तो एक बार और चाय पी लेते हैं, ये भी है। दूसरी कहानी, दूसरा लेजेंड कुछ इस तरह से है। यहाँ पे शिंगोंग एक किंग है। कहते हैं कि किंग शिंगोंग जो था वो बहुत अपनी जनता का ध्यान रखता था, और उसे लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं उन सब की जड़ जो है गंदगी है। तो भाई साहब उसने एक प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान जैसे ही स्वच्छ चाइना अभियान चलाया, और पर वहाँ पे वो एक्चुअली काम कर रहे थे। तो स्वच्छ चाइना अभियान जो है उसमें उसने बहुत सी चीज़ें जो रेगुलेट की कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। नहाना कंपलसरी कर दिया उसने कि आपको नहाना ही पड़ेगा। अगर किसी ने शिकायत कर दी है कि आपने नहीं नहाया है इस दिन तो आपको सजा मिलेगी। उन्हीं रेगुलेशंस में से एक और रेगुलेशन था कि आप अगर पानी पियेंगे तो उबाल के पियेंगे। कहते हैं कि एक बार जब, और ये राजा वैसा राजा नहीं था जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि नियम जो है गरीबों के लिए होते हैं, वो खुद भी वैसा ही करता था। तो एक उबला हुआ पानी जो है, पानी जब उबल रहा था तो राजा जो है वेट कर रहा था ताकि उबल जाए और फिर उसको ठंडा करके या वैसे ही पानी पिए। तब कहते हैं कि कुछ पत्तियां उड़ती हुई आई और उस गर्म पानी में डूब गई, और उससे उसका स्वाद चेंज हो गया। राजा ने उसको छना के वापस से पी लिया, क्योंकि उसे लगा था कि गर्म तो है, तो अगर पत्तियां कोई जहरीली भी होंगी तो भी जहर चला जाएगा क्योंकि गर्म हो गया। राजा ने जैसे ये पिया तो भाई साहब
राजा को फ्रेशनेस महसूस हुई। तो राजा ने ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया कि भाई ये जो पत्तियां हैं, जो चाय पत्ती है, ये सबको पीना पड़ेगा। ये 2 कहानियां थी। अब हम असलियत की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चाय की शुरुआत से ही मैं जो अपन असली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका दिल यहीं पे तोड़ देता हूँ दोस्त। जो सबसे पहली चाय थी ना, जिसको हम देखते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो सबसे पहली चाय ग्रीन टी थी। जो आज आप लोग देखते हैं ना ग्रीन टी, एक्चुअली वही फॉर्म था। भगवान दुश्मन को भी ग्रीन टी ना पिलाए। एनीवेज, देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 6000 साल पहले चाय जो है एग्जिस्टेंस में है और लोग इसका सेवन कर रहे हैं। पर पीने वाली चाय, जो अभी करंट फॉर्म में हम चाय को पीते हैं पानी में डाल के, या फिर पानी और दूध में डाल के, वो जो है वो सिर्फ 3000 साल पहले से मिलता है। यानी ईसा पूर्व 1500 साल पहले से ही उसके सबूत मिलते हैं कि चाय एज अ ड्रिंक ली जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाय का जो ओरिजिन है वो लगभग 6000 साल पुराना है। तो 3000 साल पहले से पीना चालू किया। उससे पहले क्या करते थे? आपको वो शिंगोंग किसान वाली कहानी याद है? उसमें उसने पत्ती खाया था, पिया नहीं था। एक्चुअली चाय को खाने में ही उपयोग में लाते थे। आपने कभी कंडा देखा है गांव में जाके? गोबर के उपले कहते हैं कई लोग, है ना, डंग केक, काऊ डंग केक, उस तरीके की चाय दिखाई देती थी। और चाय जो है वो चाय पत्ती लिक्विड में यूज नहीं होती थी, बल्कि खाने के लिए यूज होती थी। जी हाँ, चाय की सब्जी बनती थी। कभी इमेजिन करिए कि आपको घर में बोले कि कोई क्या खाना है आज, तो बोले आज चाय खाते हैं। तो ऐसा ही था चाय का, चाय सब्जी थी। इस चाय की सब्जी के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है, पर एक्चुअली जो लिक्विड चाय है उसके बारे में काफ़ी डिटेल मिलती है। ऐसा माना जाता था कि चाय की पत्तियों के ना डंग के, मतलब जो केक होते हैं ना गोबर के कंडे टाइप, वैसे ही केक बना लिए जाते थे और लोग उसी केक को खरीद के लेके आते थे और चाय में डालते थे। क्योंकि वो पत्तियां जो हैं अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहती थी, राइट। उनको गर्म करके एक केक का फॉर्म दिया जाता था, तो वो पत्तियां अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहती थी। इसलिए जब वो पत्तियां पानी में घुलती थी तो हरा कलर आता था। इसीलिए उस समय की चाय को ग्रीन टी कहते थे और आज की घटिया चाय को भी ग्रीन टी कहते हैं। डोंट टेल माय वाइफ। चाय कभी हमारे तक नहीं पहुंचती अगर बुद्धिस्ट मॉन्क ना होते। देखिए चाइना में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, उन्होंने पहले चाय को अपनाया क्योंकि उनको लगता था कि चाय से ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं। बात तो बिल्कुल सही थी, अगर आप चाय पिए तो ज़्यादा देर तक जागे रहते हैं। और उनको लगता था जितना ज़्यादा देर जागे रहेंगे वो अपने गौतम बुद्ध पे उतना ही ध्यान लगा सकेंगे, इतनी देर तक तप कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने चाय को अपनाया और वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ चाय फैली। इस बात के सबूत मिलते हैं कि चाइना से बाहर अगर चाय कहीं सबसे पहले ये बार गई तो वो जापान था और एक बुद्धिस्ट मॉन्क ही उसे लेके गया था। मैंने आपको बताया कि चाय जो है पहले सॉलिड फॉर्म में थी, फिर लिक्विड फॉर्म में थी। और चाय सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जरूर आ गई थी, पर सभी इसे नहीं पीते थे। ये इसका मेडिसिनल जो है यूज हुआ करता था, ना कि एज अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक। पर जब चाइना में 6वीं शताब्दी में टैंग डायनेस्टी आई, यानी कि आज से लगभग 1500-1600 साल पहले, तब से चाय जो है वो नॉर्मल हो गई। टैंग डायनेस्टी इसका काफी ज्यादा उपयोग करती थी रिफ्रेशमेंट में, और उनकी देखा देखी जनता भी इसका उपयोग करने लगी और यहाँ से चाय की जो मांग है वो बढ़ गई और चाय की पहुंच भी यहाँ से बहुत तेजी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए चाय जो है ना, चाय की जो हिस्ट्री है उसमें टैंग डायनेस्टी का बहुत बड़ा हाथ है। जब टैंग डायनेस्टी ने बिल्कुल चाय को कॉमन चीज कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नॉर्मल आदमी भी पीने लगा, सब कोई पीने लगे, तो इसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगे। पता है आपको, चाय की रेसिपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बाद में नहीं रही, उनमें से एक था प्याज। प्याज का काफी ज्यादा उपयोग होता था चाय की रेसिपी में, और दूसरा था संतरा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी चाय जिसमें प्याज और संतरा डाला हो? ग्रीन टी से तो अच्छी होगी भाई। सब संतरा और नींबू और प्याज को छोड़ो, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि चाय की इतनी शानदार वैल्यू थी कि टैंग डायनेस्टी ने कहा कि भाई साहब आपके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, अगर आपको देना है तो आप ये तो पैसे दे दो, अगर दे सकते हो तो, नहीं तो अनाज दे दो, अगर वो भी नहीं है तो चाय दे दो। यानी कि चाय की वैल्यू करेंसी के बराबर थी, है ना। कभी आपने देखा कि भाई तूने मेरी 5 चाय वापस नहीं की यार, 5 किलो चाय वापस नहीं की है। और उस समय होता था कि मेरे को 2 कप चाय उधार दे दे यार। इस टाइप से चीजें हुआ करती होंगी उस समय। अब हम उस चीज के बारे में भी बात कर देते हैं जिसके बारे में आप सब सुनने के लिए बेकरार हैं। दोस्त, चाय पे दूध डालने का इल्ज़ाम जो है भाई साहब इंडिया के लोगों में आता है। मैंने बचपन में अपने बूढ़ों से सुना है कि भाई चाय तो अच्छी थी, इंडिया वालों ने उसमें दूध डाल दिया इसलिए बर्बाद हो गई। तो इसका भी इल्ज़ाम जो है ना हम पे गलत आया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो भाई साहब ऐसा है जैसे कि चाय की तरक्की में ना टैंग डायनेस्टी का सबसे बड़ा हाथ है, तो चाय में दूध मिलाने में भी टैंग डायनेस्टी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद दूध नहीं मिलाया, चाइना वालों ने दूध नहीं मिलाया, पर चाइना का उन्होंने एक्सपोर्ट चालू कर दिया। तो एक्सपोर्ट या तो समुद्र के रास्ते होता या जमीन के रास्ते होता। तो चाय जो है
बेचने के लिए जो सबसे बेची जाती, तो सबसे अमीर इलाके जो थे वो या तो मध्य एशिया के थे उस समय, दुनिया के सबसे अमीर इलाके या तो मध्य एशिया के थे या तो इंडिया था। तो दोनों ही जगह चाय पहुंचाने के लिए चाइना को जमीन के रास्ते चाय पहुंचानी पड़ती। और वो जो चाय का जो रास्ता था वो होके जाता था तिब्बत से। अब जब तिब्बत से होके जाता तो तिब्बत वाले बोलते भाई साहब हम भी चाय पियेंगे। तो जब वो चाय बनाते तो उनके पास और कोई हर्ब तो थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, ये जो याक का दूध है ना, याक का दूध, गाय का नहीं, भैंस का नहीं, बाय द वे गाय और भैंस में मैं बता दूं आपको, भैंस के दूध की चाय ज़्यादा अच्छी होती है। मैं इसके लिए लड़ने को तैयार हूँ किसी से। एनीवेज, तो उन्होंने याक का दूध मिला दिया और बोला कि वाह। और भाई साहब ऐसा है कि शायद कोई इंडियन सेलर होगा वहाँ पे, या सॉरी मतलब जो इंडियन व्यापारी होगा, तो उसको भी बता दिया होगा कि भाई दूध मिला के पियो, मजा आएगा। तो भाई साहब हमने मिला दिया दूध, और वो दिन है और आज का दिन है कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन, कोई भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी बिना दूध के चाय नहीं पीता है ना। और मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा इस देश का, ग्रीन टी के खिलाफ कानून लाया जाएगा, तब तक आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पे बने रहिए। आगे हम बात करते हैं कि शब्द चाय कहाँ से आया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा जब चाय की बात कर ही रहे हैं तो हम चाय का दूसरा वर्ड जो है टी, उसको भी तो नहीं भूल सकते ना। हमने देखा आधी दुनिया इस टाइप के वर्ड बोलती है चाय के लिए, टी, टे, लाटे, राइट। और बाकी आधी दुनिया इस टाइप के वर्ड बोलती है चाय, चाह, चाय। ये ऐसा क्या है, एक चे चा से शुरू होता है, दूसरा टा से शुरू होता है। आपको पता है दोनों के दोनों वर्ड चाइना से आए, दोनों के दोनों वर्ड चाइना से आए, पर दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंच गए। देखिए ऐसा है कि कैंटनीज में, चाइना में चाय को, टी को चा बोलते हैं, तो कैंटनीज में चा बोलते हैं। और जो शिंजांग प्रोविंस था या दूसरे बड़े प्रोविंस जो थे, जो चाय के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे उस समय, वो अगर चाय को एक्सपोर्ट करते तो वो ज़्यादातर ज़मीन का रास्ता चुनते। तो ज़मीन का रास्ता कुछ ऐसा होता है कि चाइना, तिब्बत, इंडिया से होते हुए मध्य एशिया के इलाकों में जाता। इसीलिए वो जो चाय है उसी का रूप नज़र आता है सब जगह पे, चाहे वो तिब्बत में हो, चाहे इंडिया की चाय हो, चाहे आगे जाके ईरान में हो या टर्की में हो। वहीं दूसरी तरफ फुजियान करके एक और प्रोविंस था, ये कोस्टल प्रोविंस था चाइना का, और यहाँ पे चाय के लिए वर्ड था टे। तो इस प्रोविंस से जहां जहां चाय गई, ये प्रोविंस कोस्टल प्रोविंस था, और उस समय डच जो सेलर थे वो वहां पे आया करते थे। डच व्यापारियों ने चाय यहाँ से ली और यूरोप के इलाकों में पहुंचाई, और यूरोप से अमेरिका में पहुंची। तो इन सब जगहों पे चाय का जो दूसरा वर्जन है, शब्द जो है टा से टे, टी, लाटे, इस टाइप से वर्ड जो है पूरी दुनिया में फैला। सिर्फ फर्क है कि अगर वो चाय सिंगजोंग से ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो चाय वर्ड था, फुजियान से ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो टी वर्ड था। आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो डच जो आपके व्यापारी थे, उनसे पहले पुर्तगीज व्यापारी पहुंच चुके थे, और वो जो चाय ले जा रहे थे वो सिंगजोंग प्रोविंस से ले जा रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो जब चाय लेके जा रहे थे तो चाय बोलते हैं वहां पे। बाकी पूरे यूरोप में डच व्यापारियों ने चाय फैलाई, बट पुर्तगालियों ने पुर्तगाल में चाय फैलाई, तो पुर्तगाली जो है वो अभी चाय बोलते हैं, बाकी पूरा यूरोप टी बोलता है। तो भाई सब ऐसा है। अब समझ में आ गया चाय वर्ड क्यों आया, टी वर्ड कहाँ से आया। ऐसा नहीं है कि चाय हिंदी में और इंग्लिश में टी है ना। दोनों ही वर्ड मैंड्रिन और कैंटनीज लैंग्वेज के दो अलग अलग फॉर्म है, जो दोनों चाइना में बोली जाती है। अगर पूरी दुनिया में चाय को टैंग डायनेस्टी से भी ज़्यादा फैलाने का किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ भैया वही अपने बाप लोग पुराने वाले ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ऐसा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय का रिश्ता कहाँ जुड़ता है। एक्चुअली चाय वैसे तो सब जगह पहुंच गई थी टैंग डायनेस्टी के समय, पर ऐसा था कि ज़्यादा फेमस नहीं थी। पर एक जगह बहुत ज़्यादा फेमस थी, और वो जगह थी पुर्तगाल। जब पुर्तगाली प्रिंसेस की शादी एक ब्रिटिश प्रिंस से हुई, तो जब प्रिंसेस वहाँ गई तो अपने साथ वो चाय लेके गई, और जब वो चाय बनाती, पीती, उसे एंजॉय करती, तो लोग प्रिंसेस की नकल करने में के चक्कर में चाय पीने लगे। और चाय जब एक बार आदमी पीता है, जैसे आपको पता है कि आप चाय स्टार्ट ही कर सकते हो, बंद कभी नहीं कर सकते। तो इंग्लैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ, ब्रिटेन के साथ भी ऐसे ही हुआ, और फिर ब्रिटेन की वजह से पूरे यूरोप में ऐसे ही हुआ। तो भाई साहब चाय की खपत जो है बहुत ज़्यादा होने लगी। जब चाय की खपत बहुत ज़्यादा होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला भैया अपने को इसका हिस्सा चाहिए है ना, अपन को चाहिए है, ताकि ये सारी जो चाय है अपने से होके जाए और सारा का सारा पैसा जो है हम कमाएं। और यही जो लालच था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, यही जड़ है इंडिया और चाइना की दुश्मनी की, जिसके बीच बहुत पहले हमारी गलती नहीं थी, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था, पर बो दिए गए थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके भाई साहब लोगों ने तय किया कि चाय पर अपन कब्जा करेंगे और पूरी दुनिया को चाय हम ही पिलाएंगे। और धीरे धीरे उन्होंने चाइना से व्यापार बढ़ा दिया। अब चाइना में वो चाय लेते तो देते क्या, दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी है, सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाली करेंसी कौन सी, किसके ऊपर आज भी सबसे ज़्यादा विश्वास है लोगों को, वो है गोल्ड। ठीक है ना। तो
चाइना जो है तो ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जैसे तैसे दुनिया भर से गोल्ड इकट्ठा करती है, उसके बदले में चाय खरीदती, चाय को बेचती, फिर गोल्ड लेती है और फिर गोल्ड वो चाइना को देती। पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का मन होने लगा था कि भाई इसको गोल्ड दिए बिना चाय मिल जाए। तो अपन ने तो बाजू में इंडिया पे भी कब्जा करके रखे हैं ना, है ना। तो इंडिया को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, चाइना को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे? उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा है कि इंडिया में ना बहुत अच्छे सूती कपड़े बनते हैं, तो वो कपड़े ले लो आप चाय के बदले। चाइना वाले ने बोला कि हम तो रेशम के कपड़े पहनते हैं। ओके, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का यार हमारा ना साउथ अमेरिका में भी बहुत बड़ा व्यापार है, उधर भी अपन ने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया है, तो वहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, तुम कॉफ़ी ले लो। तो बोलता है कि साले चाय हम पीते हैं, कॉफ़ी क्यों पियेंगे हम? बोले कि गोल्ड से नीचे नहीं मानेंगे। फिर एक कमीनेपन वाली बात की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के कुछ व्यापारी जो गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं थे, उनसे चाय खरीदना चालू कर ली, चाय खरीदना चालू कर दिया बिना गोल्ड के। पता है आपको चाय के बदले में क्या देते थे? अफीम, ओपियम। चाइना ने चाय के बदले ओपियम का व्यापार चालू कर दिया। आपको समझ में आया? इस खेल में जहां चाय के बदले अफीम बेच रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये खेल जो है पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट का था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के किसानों को मजबूर करती अफीम उगाने के लिए, उनसे अफीम जो है बिल्कुल औने पौने दामों में लेती और चाइना वालों को दे देती और बदले में चाय ले लेती और चाय पूरी दुनिया भर में बेचती। देखिए, ओपियम के बारे में यह है कि ओपियम का हमेशा से मेडिसिनल यूज़ होता आया है, अफीम का आज भी होता है। चाइना में भी उस समय मेडिसिनल यूज़ होता था, पर जैसे कि चाय जो है वो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन गई। इतनी ओपियम एक्सपोर्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इतनी ओपियम एक्सपोर्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि माना जाता है कि उस समय का लगभग आधा चाइना ओपियम एडिक्ट बन गया। अफीम का क्या कहेंगे हिंदी में, एडिक्ट का जो भी हिंदी वर्ड है वो बन गया। ओपियम की लत लग गई। जब चाइना की वहाँ की गवर्नमेंट ने तब देखा कि भाई अपने जो है ना जवान लोग से लेकर बूढ़े लोग जो हैं इस लत के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने एक्चुअली एक अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि ओपियम अपन बैन करते हैं और जितनी भी ओपियम पोर्ट में पड़ी हुई थी ना उस सभी को जलाने के आदेश दे दिए। ठीक है, जब जलाने के आदेश दिए गए तो जब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि अपनी ओपियम जो है जला दी गई, तो उनको लगा कि भाई जलाने का हक तो सिर्फ हमें ही है। कभी हम इंडिया को जलाते हैं, कभी हम चाइना को जलाते हैं, कभी हम अफ्रीका के मुल्कों को जलाते हैं, कभी हम साउथ अमेरिका के मुल्कों को जलाते हैं। बर्बादी का तो सिर्फ अधिकार हमें ही है। तुमने कैसे जला दिया? तुमने बोला कि हम वॉर पे जाएंगे चाइना के खिलाफ, और वॉर पे जाने के लिए क्या इंग्लैंड से सैनिक बुला रहे थे? वो नहीं ना, सैनिक तो इंडियन थे ना। इंडियन सैनिक के दम पे चाइना पे हमला किया ईस्ट इंडियन कंपनी ने और चाइना को हराया। तो इंडियन सैनिकों के दम पे चाइना को हरा दिया गया, एक बार नहीं, दो बार। एक बार हारने के बाद चाइना से हांगकांग का पोर्ट ले लिया गया, दूसरे बार हराने के बाद कोई और पोर्ट ले लिया गया। और जितनी भी ज्यादतियां हुई उस समय की तो इंग्लैंड ने, पर किसके सहारे की? इंडियन आर्मी के सहारे, मतलब उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी थी जिसमें इंडियन लोग हैं उनके सहारे की। तो वहां के जो उस समय के कंटेम्पररी राइटर्स थे, पोएट थे, लिटरेचर लिखने वाले थे, तो उन्होंने लिखा कि भारतीय सैनिक यहाँ आए और उन्होंने ये किया। उनको दुश्मनी तो पालनी थी अंग्रेजों के प्रति, वो पाल लिया हमारे खिलाफ। मैंने ऐसी कई डिप्लोमेट किताबें पढ़ी हैं जहाँ पे डिप्लोमेट्स बोलते हैं कि जब वो चाइना यात्रा में गए, बहुत बात की बात करो 1960s 70s में, तो ये समझ में आया कि वो अभी तक उस ह्यूमिलेशन को नहीं भूले थे जो उन्हें इंडियन सैनिकों के हाथों झेलना पड़ा था ओपियम वॉर के समय। और इंडियन सैनिक तो एम्प्लॉय थे, उनका कोई गलती थी नहीं। पर खैर, दुश्मनी की जड़ तो यहाँ से है। देखिए, पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री ना बहुत आसान है समझना। अगर कोई भी गड़बड़ हुई है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम आज से 70 साल पहले हुई है ना, तो आप सीधे उसके लिए इंग्लैंड को, ब्रिटेन को ब्लेम कर सकते हैं। आप सिंपल देख लीजिए, इराक, सीरिया, टर्की, इन सब के बीच जो इशू है उनका कारण ब्रिटिश है। अभी देख लीजिए, इसराइल फिलिस्तीन के बीच जो इशू है उसका कारण ब्रिटिश है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का कारण ब्रिटिश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में कारण ब्रिटिश है। तो इन सब के चक्कर में, और हाँ, पिछले 70 साल में आप अमेरिका को ब्लेम कर सकते हैं, उससे पहले ब्रिटेन को ब्लेम कर सकते हैं, उससे पहले बहुत लंबे समय तक दुनिया संतुलन में था, उससे पहले आप रोमन साम्राज्य को ब्लेम कर सकते हैं, उससे पहले पर्शियन को ब्लेम कर सकते हैं। तो जो भी पावर में रहा ना, वही प्रॉब्लम की जड़ था। इंडिया और चाइना के बीच में जो हल्की सी दुश्मनी की जो जड़ थी वो भी ब्रिटेन की वजह से। खैर, ये सब बातें तो अलग है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे ओपियम बेच के चाय लेना चालू कर दिया चाइना ने, और फिर उनको फोर्स किया कि वो ओपियम लें, उनको मजबूर किया गया, वो नहीं लेना चाहते थे। पर एक बात ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी, अंग्रेज समझ गए थे कि ये जब तक सिर्फ प्रोडक्शन जो है चाइना तक ही रहेगा ना, तब तक अपन चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे। और ये जो चाय का प्रोडक्शन था ना, ये चाइना का बहुत बड़ा सीक्रेट था। वो दुनिया बाहर के लोगों को नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं चाय, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो
भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भाई ऐसा है कि साम दाम दंड भेद, अगर आप चाय बनाना हमको नहीं सिखा रहे तो हम चाय चुरा लेंगे। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टीम गठित की जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो ना सिर्फ चाय चुराएंगे बल्कि चाय बनाने की जो रीति रिवाज है, जो भी तरीका है, उसको भी वो चुरा लेंगे। उन्होंने इसके लिए एक जो टीम गठित की, उसके लीडर का नाम था फॉर्चून। और फॉर्चून का फॉर्चून बोले तो किस्मत जो है बहुत अच्छी थी। फॉर्चून एक बॉटनिस्ट थे, इसीलिए उनको इस काम के लिए चुना गया। उस समय अगर आप फॉर्चून से पूछते कि भाई आप क्या हो और क्या करने जा रहे हो, तो बोलता भाई मैं बॉटनिस्ट हूँ, रिसर्च करने जा रहा हूँ चाइना। अगर ब्रिटिश लोगों से पूछते, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से पूछते, तो बोलते कि ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बोलते फॉर्चून कौन है, तो बोलते फॉर्चून अपना स्पाई है, चाय के लिए स्पाइंग करने जा रहा है, जासूसी करने जा रहा है। और अगर आप चाइना वाले से पूछते तो बोलते कि फॉर्चून चोर है जो चोरी करके ले गया। क्या ले गया चोरी करके? चाय। फॉर्चून जो है, रॉबर्ट फॉर्चून, उसने कुछ चाइनीज लोग अपने साथ यात्रा के लिए चुने। वो इस बात को पूरी तरह समझ गया था, वो बॉटनिस्ट था, बेवकूफ़ आदमी नहीं था। उसको पता था कि कुछ बीज होकर लेके जाएगा तो ही उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको बड़ी मात्रा में ना सिर्फ बीज लेके जाने पड़ेंगे बल्कि एक्चुअली चाइनीज़ एक्सपर्ट लेके जाने पड़ेंगे जो कि चाय बना सके, चाय की खेती कर सके। रॉबर्ट फॉर्चून को ये पता था कि जो चाय है ना, वो चाइना के पहाड़ी इलाकों में बनती है, ऊपर साइड, जो समुद्र तल से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहाँ पहुँचने में ही रॉबर्ट को 3 महीने लग गए। उसके बाद उसने उस जगह पे 6 महीने बिताए और हर चीज़ की रिसर्च की, बाकायदा डॉक्यूमेंट बनाए कि चाय बनती कैसे है, इसको पकाते कैसे हैं, इसको पैक कैसे करते हैं, किस टाइप के मौसम में ये बेहतरीन होती है, क्या नुकसान है, अगर खरपतवार आ गए तो उनसे बचा कैसे जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में उसने पूरी रिसर्च की और इसके लिए उसको 6 महीने लग गए। तो एंड में 6 महीने में अपनी रिसर्च ख़त्म करने के बाद रॉबर्ट फॉर्चून ने 15-20 लोग तैयार किए जो चाय के लिए इंडिया आने को तैयार थे, चाय बनाने के लिए, और अच्छी खासी मात्रा में बीज इकट्ठे किए और फिर वो लोग चल दिए। उनको समुद्र तल में पहुंचने के लिए लगा 3 महीना। शंघाई पहुंचे और शंघाई से वो निकल लिए इंडिया की तरफ। जब इंडिया पहुंचे तो जो इसकी रिसर्च है उसके हिसाब से उसने जो जगह चुनी वो थी असम। पर असम जो था, वो असम में जो उनने बीज लगाए शुरू में, तो वो काम नहीं किए ज़्यादा अच्छे, मतलब उगे जरूर पर वैसी ही फसल नहीं आ रही थी जैसे चाइना में होती थी। कारण बहुत सिंपल सा था, असम में ह्यूमिडिटी चाइना के उस इलाके के मुकाबले ज़्यादा थी। तो फिर रॉबर्ट फॉर्चून और उसकी टीम जो है ना, इंडिया घूमने लगी, तो उन्होंने एक जगह पाई, दार्जिलिंग, और उस जगह पे वैसे ही फसल उगने को तैयार थी जैसे कि चाइना में, क्योंकि उस जगह का मौसम, मिजाज, जो सब कुछ और ज़मीन की जो हालत थी वो लगभग वैसी ही थी जैसी चाइना में। तो दार्जिलिंग में वो चाय उगाने लगे, पर वहाँ पे भी काम ख़त्म नहीं हुआ। फिर जो चाय पे और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, पौधों को और भी ज़्यादा जर्मिनेट किया गया और एक ऐसा पौधा तैयार किया गया जो असम में भी उगने को तैयार है, और असम में भी चाय बनने लगी, है ना। अलग अलग म्यूटेशन जो है पौधों के, चाय के, वो अलग अलग जगह होने लगे। कहीं तमिलनाडु में भी चाय होती है, असम में भी चाय होती है, दार्जिलिंग में भी चाय होती है, साउथ के कुछ और इलाकों में भी चाय होती है। तो इतनी चाय होती है ना कि आज दुनिया में चाय इंडियन प्रोडक्ट है, ना कि चाइनीज़। चाइना से ज़्यादा चाय इंडिया में बनाई जाती है और बेची जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वैसे श्रीलंका में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में चाय होती है। श्रीलंका में भी चाय इसीलिए पहुंची क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पे भी था। खैर, ये थी चाय की कहानी। आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको वीडियो, है ना। मैं पता हो सकता है कि ज़्यादा चकमका चीज़ें ना दे पाया हूँ आपको, ज़्यादा इम्प्रेस ना कर पाया हूँ, बट नॉलेज देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस नॉलेज का उपयोग चाय पीते हुए किसी से कर सकेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हिस्ट्री ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो लोग हिस्ट्री को भूल जाते हैं ना, हिस्ट्री होना भुला देती है। टेक केयर।